नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हमारी डिजिटल दुनिया की सुरक्षा के बारे में, खास तौर पर हमारे फ़ोन की सेफ्टी और इससे जुड़ा जो नया साइबर कानून आया है उस पर। हम सब जानते हैं हमारे फ़ोन में मैसेज, फोटो, बैंक डिटेल्स, पासवर्ड, कितनी सारी निजी जानकारी होती है। और सोचिए अगर ये गलत हाथों में चली जाए तो कितनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। फ़ोन आजकल सिर्फ बात करने के लिए नहीं है, ये हमारी पहचान का हिस्सा बन गया है। तो सवाल उठता है, क्या हमारा फ़ोन वाकई सुरक्षित है? और ये जो नया कानून है ये क्या बदलाव लाएगा? चलिए आज इसी पर गहराई से चर्चा करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो जानकारी है वो क्या कहती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि साइबर अपराध की स्थिति अभी है क्या। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट देखें तो पिछले 5 सालों में साइबर क्राइम में 200% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 200%। ये आंकड़ा तो मतलब चौंकाने वाला है। ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग कॉल्स, वो UPI वाले स्कैम्स, नकली नौकरी के झांसे, ये सब तो आजकल बहुत ही आम सुनने में आता है। और ये सिर्फ बड़े हैकर्स का ही खेल नहीं है। कई बार तो बिल्कुल सामान्य सी दिखने वाली जानकारी का गलत इस्तेमाल हो जाता है। जैसे सोचिए किसी को आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी मिल गई, बैंक अकाउंट नंबर पता चल गया और कहीं से OTP मिल गया तो वो पैसे निकाल सकता है आपके खाते से। खतरा कितना पास है ना। इसी बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार यह नया साइबर सुरक्षा कानून लेकर आई है। हाँ, और ये समझना दिलचस्प है कि ये बढ़ोतरी इतनी तेजी से हो क्यों रही है। जैसा कि आपने कहा, शायद हमारे डिजिटल निर्भरता बढ़ रही है, हम ज़्यादा ऑनलाइन हैं, और दूसरी तरफ हैकिंग के जो टूल्स हैं वो भी आसानी से मिल जाते हैं। तो अपराध की ये जो बढ़ती दर है वो सीधे तौर पर एक मजबूत कानून की ज़रूरत दिखाती है, जैसे ये नया वाला। और आपने जो आधार और OTP वाली बात कही वो बिल्कुल सही है। कितनी आसानी से मिलने वाली जानकारी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो चलिए अब इस नए साइबर कानून को थोड़ा खोलकर देखते हैं। इसका मुख्य मकसद क्या है? जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से 3 मेन पॉइंट्स हैं। पहला, साइबर अपराधों को रोकना। दूसरा, हमारी निजी जानकारी यानी डेटा की प्राइवेसी पक्की करना। और तीसरा, डिजिटल लेन देन मतलब ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह को ज़्यादा सुरक्षित बनाना। अब इसमें है क्या क्या, थोड़ा डिटेल में जाते हैं। सबसे पहली बात, सज़ा और जुर्माना वो काफ़ी सख्त कर दिया गया है। अगर कोई साइबर क्राइम करता पकड़ा जाता है, जैसे डेटा चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट या फिशिंग फ्रॉड, तो सज़ा भी ज़्यादा और जुर्माना भी। सुनने में आया है कि पहले जहां जुर्माना हज़ारों में था, अब लाखों और करोड़ों तक भी जा सकता है। हाँ, और ये सिर्फ रकम बढ़ाने की बात नहीं है, जैसा आपने कहा। असल बदलाव ये है कि कंपनियों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हाँ। खासकर डेटा प्राइवेसी के मामले में। पहले शायद कंपनियां थोड़ी ढील बरत लेती थीं या बच निकलती थीं, अब वो मुश्किल होगा। सही कहा। और यही दूसरा अहम पॉइंट है, डेटा प्राइवेसी के नियम। अब कंपनियों पर सीधी जवाबदेही होगी अगर वो हमारे पर्सनल डेटा का गलत इस्तेमाल करती हैं। जैसे कोई ऐप है या सोशल मीडिया कंपनी, मान लीजिए WhatsApp या Facebook, अगर बिना परमिशन डेटा बेचते हैं या मिसयूज करते हैं तो उन पर भारी जुर्माना लग सकता है। ये हम सब के लिए मतलब यूजर्स के लिए एक बड़ी राहत है। बिल्कुल, और ये कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इसका असर सिर्फ बड़ी कंपनियों पर नहीं, छोटी कंपनियों और स्टार्टअप्स को भी डेटा सुरक्षा को अब सीरियसली लेना होगा। हाँ, ये सवाल जरूर रहेगा कि जमीनी स्तर पर ये लागू कितना सख्ती से हो पाता है, खासकर छोटी कंपनियों के लिए। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इरादा तो साफ है, यूजर का डेटा सेफ रखना कंपनी की जिम्मेदारी है। तीसरा पॉइंट है डिजिटल लेन देन की सुरक्षा। UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड हम सब यूज करते हैं, तो इनसे जुड़े फ्रॉड को रोकने के लिए ये कानून बैंकों और पेमेंट गेटवेज की जिम्मेदारी बढ़ाता है। मतलब अगर आपके खाते से बिना आपकी इजाजत के पैसा निकलता है तो बैंक को जल्दी मुआवजा देना होगा। ये फाइनेंशियल सेफ्टी के लिहाज से बहुत जरूरी था। चौथा है AI और डीप फेक का रेगुलेशन। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो डीप फेक वीडियो बनते हैं ना, किसी का भी चेहरा लगाकर कुछ भी बुलवा देना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। तो ये नया कानून ऐसी फेक सामग्री बनाने और फैलाने वालों पर नकेल कसने के लिए भी नियम लाता है। और AI डीप फेक वाला मामला सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये समाज में भरोसे का सवाल है। जब आप ऑनलाइन कुछ देखते हैं और पता ही ना चले कि असली है या नकली, तो पूरे डिजिटल माहौल पर से ही भरोसा उठ जाता है ना। ये कानून उस भरोसे को कुछ हद तक वापस लाने की कोशिश है। हालांकि ये देखना होगा कि कितनी तेजी से लागू होता है, क्योंकि AI तो बहुत तेजी से बदल रहा है।
और आखिर में एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी बनाने की भी बात है। सरकार एक खास अथॉरिटी बना रही है जो साइबर क्राइम पर नजर रखेगी और देश भर में साइबर सुरक्षा नीतियां लागू करने में मदद करेगी। एक तरह से सेंट्रलाइज सिस्टम बनाने की कोशिश। हाँ, ये अथॉरिटी वाला कदम भी अहम है। इससे साइबर सुरक्षा को लेकर एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच बनेगी। उम्मीद है कि ये जो मौजूदा एजेंसियां हैं जैसे CERT-IN वगैरह, उनके साथ मिलकर काम करेगी ताकि खतरों का पता जल्दी लगे और एक्शन भी तेज हो। हालांकि जैसा कुछ जानकार कहते हैं, यहाँ एक बैलेंस साधना होगा। किस चीज के बीच? देश की सुरक्षा की जरूरतें जिसमें थोड़ी बहुत निगरानी शामिल हो सकती है, और दूसरी तरफ हमारी अपनी प्राइवेसी, हमारा निजता का अधिकार। ये देखना होगा कि अथॉरिटीज बैलेंस को कैसे मेंटेन करती है। पर कुल मिलाकर ये कानून आम यूजर्स के लिए एक डिजिटल सुरक्षा कवच जैसा है। अच्छा, कानून तो बन गया, पर अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, क्या किसी का फोन सच में सेफ है? आपके पास चाहे सबसे महंगा आईफोन हो या लेटेस्ट एंड्रॉइड, लेकिन अगर आप खुद सावधानी नहीं बरतते तो शायद सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी भी आपको पूरी तरह ना बचा पाए। हमारी अपनी आदतें बहुत मायने रखती हैं। तो आइए कुछ आसान लेकिन जरूरी सेफ्टी टिप्स पर नजर डालते हैं जो हमें जानकारी से मिली हैं। पहला, मजबूत पासवर्ड। वो 4 डिजिट का पिन अब काफी नहीं है। अल्फान्यूमेरिक पासवर्ड यूज करें, मतलब अक्षर बड़े छोटे दोनों, नंबर और स्पेशल सिंबल्स जैसे @ $, वगैरह का मिक्सचर। जैसे कुछ p@password123# जैसा। याद रखना थोड़ा मुश्किल है पर सेफ ज्यादा है। दूसरा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA जिसे कहते हैं। मतलब लॉगिन के लिए पासवर्ड के अलावा एक और प्रूफ देना, जैसे फोन पर आया OTP या कोड। व्हाट्सएप, जीमेल, बैंकिंग एप्स, जहां भी ये ऑप्शन हो, इसे जरूर ऑन करें। सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है। बिल्कुल, 2FA बहुत जरूरी लेयर है। पर यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगा, आजकल हैकर्स थोड़े और शातिर हो गए हैं। वो सिम स्वैप फ्रॉड जैसी चीजें कर रहे हैं। मतलब वो आपके मोबाइल नंबर का डुप्लीकेट सिम बनवा लेते हैं और OTP फिर उन तक पहुंच जाता है। तो 2FA जरूरी है, पर सिर्फ उसी के भरोसे नहीं रहना है। बाकी सावधानियां भी उतनी ही जरूरी हैं। अच्छा, ये तो जानने वाली बात है। तीसरा पॉइंट है ऐप परमिशन। कभी सोचा है कि टॉर्च वाले ऐप को आपके कॉन्टैक्ट्स या लोकेशन की परमिशन क्यों चाहिए? ये गैर जरूरी है और खतरनाक हो सकता है। हमें चेक करते रहना चाहिए कि किस ऐप को क्या परमिशन दी है, और जो जरूरी ना हो उसे बंद कर दें या ऐप ही हटा दें। और ये ऐप परमिशन वाली बात सीधे नए कानून के डेटा प्राइवेसी नियमों से जुड़ती है। कानून कंपनियों को जिम्मेदार बना रहा है, लेकिन हमारी अपनी समझदारी और सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है। जब हम सोच समझकर परमिशन देते हैं तो हम खुद अपने डेटा को बचाने में मदद करते हैं। ये मतलब यूजर की जागरूकता और कानूनी ढांचे का मिला जुला असर है। चौथा, पब्लिक वाईफाई से बचना। एयरपोर्ट, कैफे, मॉल में जो फ्री वाईफाई मिलता है ना, उसका लालच कई बार महंगा पड़ सकता है। इन नेटवर्क्स की सिक्योरिटी अक्सर कमजोर होती है। हैकर्स इनका इस्तेमाल करके आपके फोन में तांग झांक कर सकते हैं या मैलवेयर डाल सकते हैं। हाँ, और इसका कारण यह है कि पब्लिक वाईफाई पर आपका डेटा अक्सर इनक्रिप्टेड नहीं होता, मतलब खुला रहता है, जैसे कोई पोस्ट कार्ड हो जिसे रास्ते में कोई भी पढ़ ले। इसीलिए अगर बहुत जरूरी ना हो तो पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग जैसे सेंसिटिव काम करने से बचें, या फिर अगर करना ही पड़े तो VPN का इस्तेमाल करें। वो कनेक्शन को एनक्रिप्ट कर देता है, मतलब सेफ बना देता है। पांचवा, रेगुलर अपडेट्स। अपने फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड हो या iOS, और सारे ऐप्स, उन्हें हमेशा अपडेटेड रखें। कंपनियां अपडेट्स के जरिए सिक्योरिटी की कमियों को ठीक करती रहती हैं। पुराना सॉफ्टवेयर मतलब हैकर्स के लिए खुला दरवाजा। बिल्कुल, ये ऐसा ही है जैसे घर के दरवाजे पर पुराना कमजोर ताला लगा छोड़ देना। सॉफ्टवेयर अपडेट्स वो नए मजबूत ताले हैं जो पता चली कमजोरियों को बंद कर देते हैं। इन्हें इग्नोर करना मतलब खतरे को न्योता देना। छठा, एंटीवायरस और VPN का इस्तेमाल। अगर आप फोन पर बहुत सेंसिटिव काम करते हैं या अक्सर बाहर के नेटवर्क से जुड़ते हैं तो एक अच्छा मोबाइल एंटीवायरस और VPN यूज करने की सलाह दी जाती है। और सबसे बड़ी बात जो लगभग हर जगह कही जाती है, कभी भी अपना OTP, पासवर्ड, पिन या बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल किसी के साथ शेयर ना करें। फोन पर, ईमेल पर, मैसेज में, कहीं भी नहीं। याद रखें, कोई भी असली बैंक या भरोसेमंद कंपनी कभी भी आपसे कॉल करके या मैसेज करके ये जानकारी नहीं मांगेगी।
ये जागरूकता शायद सबसे बड़ा हथियार है। और इन सब आदतों को अपनाने में, जैसा आपने शुरू में कहा, अक्सर सुविधा और सुरक्षा के बीच एक कशमकश होती है। मुश्किल पासवर्ड याद रखना, हर बार 2FA कोड डालना, अपडेट का इंतजार करना, ये सब थोड़ा झंझट लगता है। लेकिन ये छोटी सी असुविधा हमें बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है। ये जो हमारी व्यक्तिगत कोशिशें, ये उस बड़े डिजिटल सुरक्षा के लक्ष्य का हिस्सा हैं जिसे नया कानून पाना चाहता है। कानून एक फ्रेमवर्क देता है, पर असली सुरक्षा हमारी रोज की आदतों से ही आती है। खतरों को सिर्फ थ्योरी में समझना काफी नहीं, कुछ असली किस्से भी हैं जिनका जिक्र मिलता है। जैसे दिल्ली में एक लड़की को मैसेज आया कि फ्री नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन मिलेगा। उसने लिंक पर क्लिक किया और खाते से 50,000 रुपए निकल गए। ये फिशिंग थी, लालच देकर फंसाया, और नए कानून में ऐसे अपराधों के लिए ही सख्त सजा है। एक और मामला मुंबई का है। एक बिजनेसमैन का व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया। फिर हैकर ने उसके दोस्तों रिश्तेदारों को मैसेज भेजकर पैसे मांगे, ये दिखाकर कि वो बिजनेसमैन ही मुश्किल में है और मदद मांग रहा है। ये आइडेंटिटी थेफ्ट और सोशल इंजीनियरिंग का मिक्सचर है। ये घटनाएं दिखाती हैं कि खतरा कितना रियल है। जानकारी ये भी बताती है कि भारत में हर दिन औसतन 500 से ज्यादा साइबर फ्रॉड के केस रजिस्टर होते हैं, और ये तो वो हैं जो रिपोर्ट होते हैं। न जाने कितने अनरिपोर्टेड रह जाते होंगे। और ये सिर्फ व्यक्तिगत क्रिमिनल्स की बात नहीं है। जैसा कि कुछ सूत्र इशारा करते हैं, साइबर सिक्योरिटी का एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। देशों में हजारों लोगों की पूरी साइबर आर्मी है। उनका काम ही है दूसरे देशों के सरकारी और प्राइवेट सिस्टम्स को हैक करना, जासूसी करना या उन्हें ठप करना। ये साइबर क्राइम को एक बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाता है। ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है, और शायद इसीलिए वो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अथॉरिटी की जरूरत महसूस हुई। बिल्कुल, साइबर आर्मी का होना ये दिखाता है कि साइबर स्पेस अब एक तरह से जंग का नया मैदान बन गया है। देशों की लड़ाई अब डिजिटल तरीके से भी लड़ी जा रही है। इसके अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर भी गंभीर असर पड़ते हैं। एक और चौंकाने वाली बात जो पता चलती है, हमारा फोन लगभग हर वक्त हमारी लोकेशन ट्रैक कर रहा होता है, भले ही हमने GPS बंद कर रखा हो। कई ऐप्स बैकग्राउंड में लगातार हमारा डेटा इकट्ठा करते रहते हैं। हम कहाँ जाते हैं, क्या सर्च करते हैं, किससे बात करते हैं, सब कुछ। ये सीधे सीधे डेटा प्राइवेसी के मुद्दे से जुड़ता है। नया कानून कंपनियों को हमारे डेटा के इस्तेमाल के लिए ज्यादा जवाबदेह बनाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि हमें खुद कितना पता है कि हमारा कितना डेटा कहाँ जा रहा है और उसका क्या हो रहा है। ये डेटा इकोनॉमी का एक डार्क साइड है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि टेक्नोलॉजी हमें सुविधा तो बहुत दे रही है, पर उसकी कीमत कहीं हम अपनी प्राइवेसी से तो नहीं चुका रहे। यहीं पर साइबर दुनिया का वो विरोधाभास दिखता है। ये फायदेमंद भी है और खतरनाक भी। तो आगे क्या? भविष्य में साइबर सिक्योरिटी कैसी दिखेगी? कुछ संभावनाओं का जिक्र है। एक है बायोमेट्रिक सिक्योरिटी का और एडवांस होना, फेस रिकग्निशन, फिंगरप्रिंट स्कैन, शायद रेटिना स्कैन भी। ये तरीके और सटीक और आम हो सकते हैं। दूसरा, क्वांटम एन्क्रिप्शन की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि क्वांटम कंप्यूटिंग पर आधारित एन्क्रिप्शन इतना मजबूत होगा कि उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन होगा। ये डेटा को सचमुच हैक प्रूफ बना सकता है, कम से कम कुछ समय के लिए तो जरूर। मतलब अभी का एन्क्रिप्शन अगर एक मुश्किल ताला है, तो क्वांटम एन्क्रिप्शन एक ऐसा ताला होगा जिसकी चाबी बनाना ही नामुमकिन जैसा हो। तीसरा, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद साइबर सिक्योरिटी में बड़ा रोल निभा सकता है। ऐसे AI सिस्टम्स बन सकते हैं जो साइबर हमलों को होते ही पकड़ लें और उन्हें रोकने के लिए फौरन एक्शन लें। एक तरह की AI साइबर पुलिस। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी बेहतर होगी, वैसे वैसे हैकर्स भी और स्मार्ट तरीके खोज निकालेंगे। ये एक कभी न खत्म होने वाली रेस है। पुलिस और चोर का खेल डिजिटल दुनिया में चलता ही रहेगा। सिक्योरिटी कोई मंजिल नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला सफर है। वो हमेशा इंसान की सतर्कता, उसकी जागरूकता और बदलते खतरों के हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता ही रहेगा। कानून बदलेंगे, टेक्नोलॉजी बदलेगी, खतरे नए रूप लेंगे, और हमें यानी लोगों को, कंपनियों को, सरकारों को लगातार सीखते रहना होगा और बदलते रहना होगा। ये लड़ाई सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये जानकारी, समझदारी और लगातार कोशिश करते रहने की भी है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने समझा कि ये नया साइबर कानून क्यों जरूरी है।
ये हमारी डेटा प्राइवेसी और फाइनेंशियल सेफ्टी को कैसे बेहतर बनाने का इरादा रखता है। और सबसे ज़रूरी, हम खुद अपने फ़ोन और अपनी डिजिटल लाइफ को सेफ रखने के लिए क्या कर सकते हैं, वो छोटे छोटे कदम। याद रखिए, टेक्नोलॉजी हमेशा एक दो-धारी तलवार होती है, अच्छा इस्तेमाल भी, बुरा भी। लेकिन जैसा कि साफ है, अगर हम सावधान हैं, जागरूक हैं और अपने डिवाइस और जानकारी को अपडेटेड रखते हैं, तो हैकर्स के लिए हमें अपना निशाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगली बार जब आप अपना फ़ोन अनलॉक करें, तो बस एक पल के लिए सोचें, क्या मेरा फ़ोन और मेरा डिजिटल जीवन वाकई सुरक्षित है? क्या मैंने वो ज़रूरी सावधानियां बरती हैं? और अगर जवाब नहीं या शायद में है, तो आज से ही अपने डिजिटल आदतों को बदलने की शुरुआत करें। ये सिर्फ पैसों की सेफ्टी का सवाल नहीं है, ये आपकी पहचान, आपकी प्राइवेसी और आपके मानसिक सुकून का भी सवाल है। और एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। साइबर सुरक्षा का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है जिस पर कम बात होती है। ऑनलाइन दुनिया में लगातार सुरक्षित या असुरक्षित महसूस करना, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे रिश्तों, हमारी मेंटल हेल्थ पर कैसा असर डालता है। ये सिर्फ पैसों के नुकसान से कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। या फिर उस नेशनल साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी के बारे में सोचें। देश की सुरक्षा की जरूरतें जिसमें निगरानी की बात आ सकती है, और एक नागरिक के तौर पर हमारी व्यक्तिगत प्राइवेसी का जो मौलिक अधिकार है, इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बनेगा? इन सवालों पर सोचना भी उतना ही जरूरी है जितना कि पासवर्ड बदलना।